हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो है यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। हाँ, बेसिक हो सकता है बायो स्टूडेंट्स के लिए, बट मैथ स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि यहाँ जाने वाली चीज़ें हैं। पर दोनों के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही रहिए, ऐसे ही देश को आगे बढ़ाइए एंड पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देखो हमारा सब्जेक्ट है HAP, मतलब क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, मतलब उसमें क्या है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, एंड उसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, मतलब डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एंड हमारा जो मूवमेंट है न्यूरॉन्स के थ्रू वो कैसे कैसे हो रहा है, उस चीज़ की स्टडी हम अगर कर रहे हैं तो वो आता है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, दो ब्रांचेस है किसकी, बायोमेडिकल साइंस की, जो कि स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स सच एज बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। मतलब हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बॉडी पार्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू हुआ है, मतलब किसके थ्रू हुआ है, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अगर इसकी स्टडी हम कर रहे हैं तो एनाटॉमी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना, एनाटॉमी के अंदर कर रहे हैं। अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ, फिजियोलॉजी में क्या आता है कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड मूवमेंट। तो मतलब अगर हम अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसका हम स्टडी करते हैं, तो किसके अंदर आता है, फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप की बात कर रहे हैं कि हमें अब खुद की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी, मतलब इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर कह सकते हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमें अपने अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे बोन्स हो, चाहे मसल्स हो, ऑर्गन्स हैं कैसे हैं, टिश्यू कैसे बन रहा है, या फिर बोन्स का फंक्शन कैसे हो रहा है, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन हो रही हैं, सारी चीज़ की स्टडी हम करेंगे। हम इसमें सर्कुलेशन पढ़ेंगे, मतलब हार्ट का, अगर ये HAP की फर्स्ट की मैं यूनिट 5 की बात करूँ, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमें दिया हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस करना है हमें। तो सारी चीज़ों का स्टडी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में करते हैं। तो HAP हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर हम ह्यूमन की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी की। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज वेरी ब्रॉड एज ए कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे जो कह सकते हो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि कोई केमिकल्स के बेसिस पे हो रहा है कि सेल्स से फिर टिश्यू के फॉर्म में आता है, टिश्यू से फिर कह सकते हो ऑर्गन्स के फॉर्म में आता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इस चैप्टर में हमें दिया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन से होते हैं, तो इस चीज़ की स्टडी हम वहाँ करेंगे, ठीक। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू सेल्स, सेल से टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड द होल ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इस चीज़ की स्टडी हम इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करते हैं, इसका स्कोप है। तो अगर मैं बात करूँ कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कुछ सब फील्ड्स में या स्पेसिफिकटाइज के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो ये एनाटॉमी का पार्ट हो गया। ऐसे कि सेल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं एंड सिस्टमिक फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये किसके अंदर आ गया, फिजियोलॉजी के अंदर आ गया। इतनी बात क्लियर है। स्कोप ऑफ डेफिनेशन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि जब आप यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, ओके, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, तो उसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है उसके लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स। तो एनाटॉमिकल टर्म्स को हमने यहाँ पे 16 लिखा है, और भी आप पढ़ सकते हैं, बट 16 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने 16 लिखा है। तो पहला है साइटोलॉजी, इसमें कहते हैं फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं सेल की। हिस्टोलॉजी टिश्यू है। पैथोलॉजी है स्टडी ऑफ नेचर, कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी कराने जाते हो ना, पैथोलॉजी में जाते हो कि आपकी डायग्नोसिस करता है, तभी ये डॉक्टर जान पाता है, तो पैथोलॉजी में आता है। ग्रॉस एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बाय द नेक्ड आई। अगर नेक्ड आई से हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं ग्रॉस एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक क्या है कि किसी भी सेल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर किसी भी सुटेबल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं डायग्नोस करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं। छठवा है हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब क्या है कि मान लो GIT का पार्ट अलग है, और CNS का पार्ट ऊपर का अलग है, कार्डियोवैस्कुलर का पार्ट अलग है। तो क्या है कि सिस्टम डिवाइड है, मतलब क्या है कि जैसे वो फंक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका डिवीजन हुआ है बॉडी का, तो उसे कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। कि मतलब GIT की स्टडी कर रहे हो आप, कि आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की स्टडी कर रहे हो, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, क्या है उसका डिवीजन डिवाइड है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ओके। अगर बात करूँ सातवां है हमारा ऑस्टियोलॉजी, बोन्स में है, कोई ऑस्टियोलॉजी में बहुत ही माहिर होता है, ठीक है ना, तो बोन्स में आ गया। ऑर्थोलॉजी जॉइंट्स की स्टडी, अब देखते हो ऑर्थोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, या फिर ऑस्टियोलॉजिस्ट हैं, या फिर कह सकते हो
ऑडोंटोलॉजिस्ट है, मतलब जो डेंटल होते हैं ना ऑडोंटोलॉजिस्ट होते हैं, तो टीथ की स्टडी के लिए होता है वो। तो इस सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टर्म्स डिवाइडेड हैं कि उनका ब्रांच भी डिवाइडेड है, इसके हिसाब से वो स्टडी करते हैं एंड बहुत ही बेटर तरीके से करते हैं उस पे फोकस करके, ठीक है ना। अब बात करूँ अगर मायोलॉजी की स्टडी ऑफ मसल्स है, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑडियोलॉजी स्टडी ऑफ जैसे कि मैंने कहा डेंटल वाला, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन डिजीज ऑफ किडनी, नेफ्रॉन मतलब नेफ्रोलॉजी किससे आया है, नेफ्रो की बात करूँ तो नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन ओके, नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है ना, जो कि फिल्ट्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बात करते हैं अब 13वां है हमारा एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है या फिर कैसे है, ठीक है। पल्मोनोलॉजी स्टडी ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं लंग्स की सिस्टम की बात करूँ जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो उसको हम पल्मोनरी भी कहते हैं। जब आप हार्ट भी पढ़ोगे ना, जब आपके हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब, पल्मोनरी वर्ड का ही मतलब है कि वो लंग्स से रिलेटेड है, और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है कि वो ब्लड लेके कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। आर्टरी क्या करती है, ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी का क्या मतलब है कि लंग्स में वो जारी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पल्मोनोलॉजी का क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। अब बात करते हैं स्पेंचुलॉजी का, स्टडी ऑफ ऑर्गन विसरा, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आइज एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर, जो आइज वाला स्ट्रक्चर होता है या फिर उसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में, ठीक। ये हो गया हमारे एनाटॉमिकल टर्म्स जो कि हम डिस्कस करते हैं, और इसके हिसाब से ब्रांच डिवाइज होती है जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स पढ़ते हैं एक्चुअली। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी सिस्टम, जो वहाँ मैंने बताया ना कि केमिकल लेवल से है, फिर सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं केमिकल लेवल की बात करूँ, मैं यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट है क्या, केमिकल लेवल। तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं। एटम्स यहाँ पे लिखता हूँ, एटम्स है, एटम्स बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल से बनता है कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर किसी चीज़ का भी मॉलिक्यूल्स हमारा बनता है। और जब मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं, जब मॉलिक्यूल्स कोई भी जनरेट हो गया, मान लो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कोई भी जनरेट हो गया, तो इससे क्या बनेगा, सेल्स बनेगी हमारी। सेल्स बनने के बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। मतलब बहुत सारी जब सेल्स इकट्ठा होती है ना तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, इससे तो क्लियर है। जब टिश्यू बनेगा, टिश्यू जब बन जाएगा तो बहुत सारे जब टिश्यू इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे जब टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। और जब ऑर्गन्स इकट्ठा होने लगते हैं, मतलब ऑर्गन्स स्टेप बाय स्टेप बनने लगते हैं, तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम किसी भी चीज़ के अंदर आ गया, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया, तो पूरा बन जाता है ऑर्गेनिज्म। क्लियर, वो पूरा बन जाता है ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, कोई भी एटम्स है, एटम से बन रहा है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बन रहा है वाटर, वाटर से बन रहा है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बन रहा है सेल, सेल से बन रहा है टिश्यू, टिश्यू बन रहा है ऑर्गन्स, ऑर्गन से बन रहा है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब मान लो हम है या तुम हो या फिर कोई भी है, तो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है ना। तो इससे कहते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी सिस्टम। पहले एटम्स थे, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से फिर सेल्स बने, सेल से फिर क्या ऑर्गन्स, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म्स। तो ये सारे क्या है कि लेवल्स हैं इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के। यहाँ पे मैंने एज इट इज बताया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कि लेवल वाइज लिखा है, केमिकल लेवल फर्स्ट है, सेलुलर लेवल सेकंड है, थर्ड है टिश्यू लेवल, ठीक है ना, फोर्थ है हमारा ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज फिफ्थ, एंड ऑर्गेनिज्म लेवल इज सिक्स्थ, ठीक है ना। ओके क्लियर, आप नोट्स में देखोगे तो डिटेल मिल जाएगा, आपको एग्जाम में लिखने में हेल्पफुल होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं किसमें, बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, मान लो मैं हूँ, तुम हो, ठीक है ना, कोई भी है, तो उसकी बॉडी है, किसी भी मान लो किसी की बॉडी है, तो उस बॉडी में फंक्शन क्या होगा, मतलब उसकी बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है। मान लो कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं इंसान ही हूँ ना, तो मैं फूड लूँगा, मतलब क्या ले रहा हूँ, न्यूट्रिशन ले रहा हूँ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सपोज डैट कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। उसकी बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, मतलब आप अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो तो आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिक नीड्स क्या हैं, वो चीज़ें हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस में आपका क्या क्या चल रहा है, तो पहले आप न्यूट्रिशन लेंगे। न्यूट्रिशन लेना किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो फिर अंदर बॉडी की क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का काम चल रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म चल रहा है। कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट का फॉर्म चलता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसे। मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, आपके बॉडी में आप सांस ले रहे हो, मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन। फिर क्या है, रेस्पिरेशन भी ले लिया, न्यूट्रिशन भी ले लिया, तो उसको फिर वो मान लो फिर
मेटाबॉलिज्म भी हो गई। मेटाबॉलिज्म के क्या बाद होगा? मेटाबॉलिज्म के बाद होता है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म के बाद होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हो गया। अब मान लो न्यूट्रिशन तुमने ले भी लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, कुछ एसेंशियल चीज़ें आपकी बॉडी में आई, एसेंशियल चीज़ें आपकी बॉडी में आई, उसका ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन होगा ओवर द बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन इन होल बॉडी। ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है। मतलब क्या है कि जो आप एक लिविंग बींग्स हो, मान लो यू आर अ लिविंग बींग, मतलब जीवित प्राणी लिविंग बींग हो, तो आपके एसेंशियल फंक्शंस क्या हैं? किसी भी लिविंग बींग्स का एसेंशियल फंक्शन क्या है? अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उसका एसेंशियल फंक्शन क्या है? उसे कहते हैं हम बेसिक लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस या बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल फंक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। यहाँ मैंने लिविंग बींग्स लिखा है, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ। मतलब क्या है? लिविंग बींग्स हो आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो आपके एसेंशियल फंक्शन क्या हैं या क्या आप परफॉर्म कर रहे हो एसेंशियल फंक्शंस अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन तक हमने बात कर ली थी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो होल बॉडी, न्यूट्रिएंट्स लिया, एसेंशियल जो भी चीज़ें आई हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। देन एक अपनी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना, और एक्सप्लोर करने के लिए या फिर और अपने जैसे बनाने के लिए आप क्या करते हो? रिप्रोडक्शन करते हो। या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है आइडेंटिकल, या फिर कह सकते हो कि एक और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए, ये क्या है? सब बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से बता देता हूँ आपको। वेट, आई विल डू दिस। ओके, समझना। सपोज दैट यू आर अ, ठीक है, थोड़ा सा गंदा फिगर बनाएगा मुझे पता है, लेकिन चलो ठीक है, ये इंसान हो गया। ओके, ये मान लो तुम हो, ठीक, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ लो, ये मान लो तुम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ एसेंशियल फंक्शन करता है। किसके लिए? अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है ना। ये कोई इंसान है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो तुम ही हो, एसेंशियल फंक्शन करते हो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कौन कौन से फंक्शन करते हो? पहला न्यूट्रिशन, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अपने बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चौथा रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो ना, रेस्पिरेशन करते हो, एक्सक्रीशन भी करते हो, जो खाया पिया है उसको निकालना भी तो भाई, एक्सक्रीशन करते हो, देन रिप्रोडक्शन भी करते हो, एट लास्ट रिप्रोडक्शन करते हो ना, लड़के बच्चे हो जाते हैं, ठीक। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर। आपको नोट्स सब आप डाउनलोड करोगे, साइट से डाउनलोड करोगे, डिटेल में नोट्स सारी चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी। बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी चीज़ें कोई नहीं समझ में आएंगी आप उसे कमेंट कर देगा, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम होम्योस्टैटिस की। होम्योस्टैटिस का मतलब जनरल समझ लो कि अगर मान लो तुम्हारी ये ह्यूमन बॉडी है और इसके बाहर मान लो टेम्परेचर चल गया -25 डिग्री सेल्सियस, तो अंदर इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं होम्योस्टैटिस। मतलब क्या है कि होम्योस्टैटिस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम। मान लो तुम्हारे अंदर कुछ एबिलिटी है, तुम लिविंग सिस्टम हो ना, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जैसा कोई भी सेल है, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वैसा इंटरनल एनवायरनमेंट। ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट। दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा। इसका जो ये बैलेंस प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिस सिस्टम। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टैटिस का मतलब समझ सकते हो स्टेबल। सेम चीज़ें वो मेंटेन रखेगा। मतलब सेल्स के अंदर, ये सेल्स है हमारी, सेल्स के अंदर का जो भी चीज़ें हैं इंटरनली और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसका, दोनों के बीच में बैलेंस प्रोवाइड करता है कौन? होम्योस्टैटिस। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर मैं होम्योस्टैटिस की बात कर रहा हूँ तो कैसे ये बैलेंस करेगा? इसमें दो
फीडबैक सिस्टम पाए जाते हैं, 2 फीडबैक सिस्टम पाए जाते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। दोनों फीडबैक सिस्टम जो होते हैं ये बैलेंस करते हैं हमारे बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अंदर के इन्वायरमेंट को, मतलब होम्योस्टेटिस को ये स्टेबल करते हैं। होम्योस्टेटिस को ये स्टेबल करते हैं, स्टेबल होम्योस्टेटिस, या फिर होम्योस्टेटिस को ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है ह्यूमंस कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड पीएच लेवल्स बाय द वेरियस मैकेनिज्म्स। बहुत सारे मैकेनिज्म की वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, होम्योस्टेटिस हेल्प्स ऑर्गन टू सर्वाइव एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक, इट वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड बाय क्लॉड बेनेट्स, अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट इन 1849। ये मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ आपको इस लेक्चर में। होम्योस्टेटिस में मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जो कि हमारे इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है ना, बहुत ही डिटेल में रहेगा वो। सारी फीडबैक सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी। कैसे होम्योस्टेटिस वर्क करता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर कैसे होम्योस्टेटिस वर्क करता है, उस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा और उसको देखिएगा जरूर। आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है क्या। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको समझ में आएगा, इसको देखिएगा जरूर। अगर होम्योस्टेटिस की बात करूँ, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। इससे ही कहते हैं क्या, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे काम करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 तरीके से काम करता है फीडबैक सिस्टम। ये काम कैसे करता है नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, वो लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको चीज़ समझ में आएगी होम्योस्टेटिस कैसे काम करता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं ह्यूमंस के अंदर कौन से होम्योस्टेटिस, थर्मोरेगुलेशंस मतलब टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन, ग्लूकोज, होम्योस्टेटिस। ये कुछ एग्जांपल्स ये के हैं, बहुत ही डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत ही क्लियर रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा वो। बाकी लेक्चर मैं खत्म करता हूँ यहीं पे, नेक्स्ट चीज़ें मैं नेक्स्ट सेक्शन बढ़ाऊंगा। होम्योस्टेटिस सबसे पहले बनाऊंगा, आपको कल या परसों में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बाकी इसको देखिए, आपको जो समझना आया हो आप कमेंट करिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर नहीं पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो टेलीग्राम चैनल में पूछिए, कहीं भी पूछिए, बस अपने डाउट क्लियर करिए और पढ़ते रहिए। आपको अगर डिटेल नोट्स चाहिए, पूरी कंप्लीट यूनिट वाइज नोट्स चाहिए, तो आप www.academicsonline.in पे हमारी वेबसाइट्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड्स के एज इट इज PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी खुश रहिए, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके टाटा।